हेलो स्टूडेंट्स, अब तक जो हम कर चुके हैं वो कर चुके हैं वेक्टर एडिशन, है ना। वेक्टर एडिशन के लिए जो ग्राफिकल मेथड थे वो कौन सा था, ट्राइंगल रूल भी है, उसे ट्राइंगल बनाना पड़ता था ना, पैरेललोग्राम रूल है, पॉलीगॉन रूल्स हैं, ठीक है। और एनालिटिकल मेथड जो तो पैरेललोग्राम रूल को ही जो एक्सटेंड करके जो एनालिटिकल रिजल्ट निकाले थे वो ये आए थे r² = p² + q² + 2p cos θ. What is the p? P is the magnitude of the first vector, q is the magnitude of the second vector, and the theta is the angle between these two vectors. Okay, like that. This is the p vector, this is the q vector, and the angle between them is theta. Then their resultant can be written as r² = p² + q² + 2pq cos θ. And the direction of resultant with p, the direction of resultant with p is alpha. Then tan alpha is equal to q sin θ upon p plus q cos θ, है ना। जहां तक अपन कर सकते हैं ना। अभी तो अप्लाई करना सीखते हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, आप न्यूमेरिकल करते हैं ना। चलिए पहला न्यूमेरिकल ऐसा बोला गया कि दो वेक्टर p एंड q हैं, ठीक है। वो p और q दो वेक्टर और उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। दो वेक्टर है, एक p वेक्टर है और एक दूसरा q वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तब इसका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है √7q। कितना आ रहा है? √7q। दो वेक्टर ऐसे थे, एक p था और एक q था, वो 60 डिग्री पे एक दूसरे से लगे हुए थे और उनका रिजल्टेंट जो पहुंच रहा था वो हो रहा था √7q, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो पूछा गया व्हाट इज द रेशियो p/q, कि p और q का रेशियो क्या होगा ना, p/q का रेशियो क्या। p जो वेक्टर नहीं होगा, यानी मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है ना, p के मैग्नीट्यूड का और q के मैग्नीट्यूड का। चलिए अपन तो जो दे रखा है अपन तो उसके हिसाब से चलते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले दे रखा है इन दोनों का रिजल्टेंट, वरना रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होती है भाई? r² = p² + q² + 2pq cos θ। क्या r की वैल्यू दे रखी है? यस सर। कितना? √7q। तो इसका स्क्वायर करोगे तो मेरे हिसाब से तो 7q² हो जाएगा। ये कितना? p², ये कितना? q² + 2pq cos θ। थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है और cos 60 की वैल्यू मेरे हिसाब से 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको इस साइड में ले आओ तो आपके पास कितना हो जाएगा? देखो इधर तो बचेगा 0, इधर बचेगा p² - 6q² प्लस का pq। हाँ जी, अब निकालना क्या है हमें? p/q, है ना। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ना। अब हमको निकालना क्या है? p/q। तो देखिए p/q निकालने के इस पूरी इक्वेशन में q² का डिवाइड कर दीजिए। किसका डिवाइड कर दीजिए? q² से। क्या करना है आपको? डिवाइड। तो जब डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? p² / q²। ये कितना हो जाएगा? -6। और ये कितना हो जाएगा? p/q। और इज इक्वल टू कितना रहेगा? 0। मान लो आप p/q को x मान लो, तो क्या इस इक्वेशन को लिख सकते हो आप? x² प्लस ये वाली टर्म लिख लो x -6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मुझे x ही तो निकालना है। क्या ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? ax² + bx + c = 0। और इसका जो सॉल्यूशन होता है, यानी x की वैल्यू जो आती है वो आती है माइनस का b प्लस माइनस रूट का b² - 4ac/2a, है ना। ये तो आप 10th क्लास से जानते ही है ना। अच्छा, या फिर अगर आप ऐसा नहीं निकालना चाह रहे तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए, है ना। तो सिंपली अब तो सिंपल फैक्टर हो रहा है तो अपन फैक्टर से ही निकाल लेते हैं ना। तो फैक्टर कितने होंगे? देखो इसके x² प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखोगे x कॉमन लोगे तो आएगा x + 3, यहाँ से -2 कॉमन लोगे तो x + 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आपके पास आएंगी। एक x की वैल्यू कौन सी आएगी? -3, इस वाले फैक्टर से ना। और एक x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी यहाँ से -2 वाली, तो ये प्लस का 2 आएगी, है ना। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड का रेशियो है तो माइनस में तो आ नहीं सकता, तो यानी p/q की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 2। भाई मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव होते नहीं है, तो कितना आ जाएगा ये? +2, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन ये है कि दो फोर्स हैं F1 एंड F2, ठीक है, और जो इनका रिजल्टेंट है वो आता है P, रिजल्टेंट है ना R, ये कितना आता है P। कब? जब इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। एंगल कितना है इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री। अच्छा, अब उन्होंने बोला कि अगर मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं? डायरेक्शन रिवर्स। चलो एंगल आप छोड़िए, जितना भी एंगल है ना, उन्होंने बोला दो वेक्टर थे, जितना भी एंगल है उन दोनों के बीच में, उनका दो वेक्टर है, एक F1 है एक F2, वो इस टाइप से लगे हुए हैं कि उनका रिजल्टेंट कितना आता है? P आता है। अब उन्होंने बोला इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ F2, अगर हम F2 की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट Q हो जाता है। क्या हो जाता है? Q। तो मुझसे पूछा गया फाइंड P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो मान लीजिए पहले जो ये F1 था और ये जो F2 था, ये ऐसे थीटा एंगल पे लगे हुए थे, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट जो पहले था R स्क्वायर, वो कितना होता भाई? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस ऑफ थीटा, ठीक है। और इस टाइम रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? P, इक्वेशन नंबर 1। अब उसने कहा कि F2 की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, यानी F2 इधर कर दिया, तो क्या इन दोनों के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद। और रिजल्टेंट इस टाइम कितना हो गया? Q। तो Q स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? क्या F1 के मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ? नहीं सर, ये तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। क्या F2 के मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ? नहीं। क्या 2F1 F2, क्या डायरेक्शन रिवर्स करने से ये एंगल 180 माइनस थीटा हो गया? यस सर, ये तो हो गया है ना। अच्छा, मुझसे क्या पूछा है? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो क्या मुझे ये दोनों इक्वेशन जोड़ लेनी चाहिए? तो इधर से आप सोल्व करोगे तो ये आएगा P स्क्वायर, ये आपके पास आएगा Q स्क्वायर, और इधर से जोड़ोगे तो देखो ये और ये टर्म दोनों में आ रही है तो डबल हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है। इस वाले में ये टर्म आएगी, यानी प्लस का 2F1 F2 कोस थीटा, और इस वाले में ये टर्म आएगी भाई कोस 180 माइनस थीटा माइनस का कोस थीटा होता है, तो इसकी जगह रखोगे तो माइनस का कोस थीटा रखना पड़ेगा, यानी माइनस का F1 F2 कोस थीटा। तो भाई आपका ये कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के जो आपके पास आएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, उसकी वैल्यू आएगी 2F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन वापस से सुन लीजिए। दो वेक्टर हैं, एक है F1 F2, और उन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है P। अगर F2 की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए, और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ F2 की डायरेक्शन रिवर्स की है, तो डायरेक्शन रिवर्स करते ही बोला रिजल्टेंट की वैल्यू हो गई Q। तो फाइंड आउट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो पहले का केस डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद का केस ऐड कर लीजिए, आंसर आ गया। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो यूनिट वेक्टर हैं, एक तो A कैप है एक B कैप है ना, दो यूनिट वेक्टर है ना। जैसे I कैप का मतलब क्या होता है? x डायरेक्शन में, ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, x की जगह किसी और डायरेक्शन में, ये A कैप है ये B कैप है। ये दोनों ही कैसे हैं? यूनिट वेक्टर, A एंड B यूनिट वेक्टर है। अच्छा, इनके बीच में जो एंगल दे रखा है ना वो 60 डिग्री, कह रहे हैं दो यूनिट वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। आपसे पूछा गया फाइंड माइनस, ये निकालना है, यानी आपको दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर करना है, उसका मोड बताना है, यानी मैग्नीट्यूड बताना है। ओके, सबसे पहले तो मैं देखता हूं कि A, इसको लिख लो A प्लस माइनस वेक्टर, आपको ये निकालना है। अच्छा, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा उसको आप क्या लिख सकते हो कि A कैप के मोड का स्क्वायर प्लस B कैप के मोड का स्क्वायर प्लस 2 A कैप का मोड B कैप का मोड
इंटू कोस थीटा। वापस सुनिए, दो यूनिट वेक्टर हैं ए और बी के, दोनों के बीच का एंगल 60 है। किसके बीच का है? ये ए और बी है ना, ये ए कैप है, ये बी कैप है। यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड बनाएगा ना, और ये एंगल दे रखा है आपको 60। अच्छा, आपको ए प्लस बी करना है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो माइनस बी तो ये वाला होगा ना, तो एंगल कितना होगा ए और माइनस बी के बीच में 120। अब दो वेक्टर आपको ऐड करने हैं, ये और ये, जिनके बीच का एंगल है 120, तो कैसे करोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ए क्या होगा? इस वेक्टर का मोड, जैसे आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। pq क्या होता है? मोड ऑफ, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। ऐसे देखो, आप जब इन दोनों वेक्टर को ऐड करोगे तो फर्स्ट इस वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर इस वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर 2 इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। अब तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये और ये दोनों सेम है, बस डायरेक्शन तो अपोजिट है। तो यहां से क्योंकि तो भाई इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, 1 के स्क्वायर तो 1 ही होते हैं, प्लस 2, इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इन इसके और इसके बीच में, ये मोड है ना, इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो है 120, और 120 की वैल्यू कितनी होती है भाई? तो ये कितना हो गया 2 प्लस 2 कोस 120 की वैल्यू है ना -1/2 होती है। कितनी होती है? माइनस का 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। कितना बचा? 1। आंसर इसका 1। ओके, समझ में आया? देख लीजिए एक बार इसको आप आराम से। ओके बेटा, चलिए देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे कहा कि एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। ये एंगल है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। आपसे पूछा कि इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। चलिए भाई, रिजल्टेंट फोर्स कितना है भाई? वैसे आपके पास रिजल्टेंट कितना होता है? आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। भाई फॉर्मूला तो ये है ना, जहाँ पे p क्या है? फर्स्ट वेक्टर का मोड, q क्या है? सेकंड वेक्टर का मोड या मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है? इन दोनों के बीच में एंगल। यानी देखो, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड ये तो 10 नहीं रखा है, यस सर। क्या सेकंड का मैग्नीट्यूड भी 10 नहीं रखा है? यस सर। चाहो तो आप ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, और चाहो इसको थोड़ा सा और इजी करना चाहो तो आपको पता है कि अगर p बराबर q हो जाए तो रिजल्ट सिर्फ बच जाता है 2p cos θ/2, जहाँ पे थीटा क्या होता है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो आपको इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। अच्छा, एंगल अब कैसे निकालें? मैंने आपको एंगल निकालना सिखाया था। वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो पहले दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल आपको टच करना पड़ेगा। ये टेल टू टेल आपने टच कर दिया, ये एंगल 60 दे रखा है, तो मेरे हिसाब से ये 120 हो जाएगा। अच्छा, अब ये 120 है। देखो, अब ये दो वेक्टर जब आपने टेल टू टेल टच किए तो दो एंगल, या तो आप ये वाला एंगल मानोगे या ये वाला। तो कौन सा मानना है? जो स्मॉल एंगल हो, जो क्या हो, स्मॉल हो, वो एंगल माना जाएगा। अच्छा जी, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो लिया जाएगा 120। कितना लिया जाएगा? 120। तो अब आप रखोगे, देखो 2p, p के लिए चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, ये कितना हो गया 10, और कोस भाई थीटा की वैल्यू 120 है, तो 120/2 कितना हो जाएगा? 60 है ना, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो यहाँ पे 1/2 रख दीजिए, हो जाएगा 2 × 10 × 1/2। मेरे हिसाब से आंसर तो 10 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने और भी किया था, है ना। तो उसमें कहा कि दो वेक्टर इक्वल है और उनका रिजल्टेंट उतना ही आ रहा है, तो बताइए दोनों के बीच में कितना एंगल है? तो आंसर आया था 120। अब देखो, यहाँ पे क्या दो वेक्टर इक्वल है और इनके बीच में एंगल कितना है? 120। तो रिजल्टेंट तो वैसे भी 10 ही आना चाहिए था। बात समझ में आई आपको? चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बोला कि दो वेक्टर हैं, उनमें से एक का मैग्नीट्यूड है 3 और एक का मैग्नीट्यूड है 4। ये दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है, यानी ये p की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू हो गई भाई? q। p और q क्या होते थे? p और q वेक्टर के मैग्नीट्यूड ही तो होते थे, है ना। अच्छा, अब आपसे पूछा गया
फाइंड द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर, फाइंड द, आपको थीटा फाइंड करना है और उसके लिए आपको 3 केस दिए कि जब इनका रिजल्टेंट कितना आ जाए 1, जब इनका रिजल्टेंट कितना आ जाए 5 और जब इनका रिजल्टेंट कितना आ जाए 7। 3 केस दिए आपको ना। कह रहा है कि 2 वेक्टर है, उनमें से एक का मैग्नीट्यूड 3 है और एक का मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है। उनके बीच में एंगल कितना होगा यदि उनका रिजल्टेंट 1 आ रहा है, अगर उनका रिजल्टेंट 5 आ रहा है और अगर उनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो बोला कि बताइए तीनों केस में उनके बीच में एंगल, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल चेंज होगा तो रिजल्टेंट चेंज हो सकता है। भाई 2 वेक्टर है जिसका एक का मैग्नीट्यूड है 3 और एक का मैग्नीट्यूड कितना है 4, तो जो इसका रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू तो भाई p + 2 यानी 7 और p - 2 बड़े में छोटा करा दो ना कितना 1, यानी 1 से 7 के बीच में हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है। तो इसने 1 से 7 के बीच में देखो 3 वैल्यू सेलेक्ट कर ली और इससे बड़ी कोई वैल्यू ले लेता, यानी इस रेंज से बाहर ले लेता, जब तो पॉसिबल ही नहीं था चाहे कितना भी एंगल ले लीजिए, ये तो रेंज होती है ना रिजल्टेंट की। अच्छा जी, अब फिलहाल बोला कि जब 1 है तो आप तो सिंपल फॉर्मूला लगाइए कि भाई r² यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू p² यानी 3² प्लस q² यानी 4² p² प्लस q² प्लस 2pq cos, भाई थीटा तो निकालना है, थीटा कैसा होगा, तो ये तो कितना हो गया भाई 1, ये मेरे हिसाब से 9 होगा, ये होगा 16 और इन दोनों का सम हो जाएगा 25। अच्छा प्लस ये मेरे हिसाब से होगा 6 और 4 कितना हो गया 24 हो गया, ये हो जाएगा cos ऑफ थीटा। इसको इधर ले जाओ तो ये माइनस का 24 बचेगा इक्वल टू 24 cos थीटा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि cos थीटा की वैल्यू है वो -1 हो जाएगी और इसके लिए थीटा कितना होना चाहिए 180 डिग्री। भाई पहले पार्ट का आंसर है। इनका रिजल्टेंट 1 तब आएगा जब इन दोनों के बीच में एंगल 180 होगा। वो तो आपको समझ में भी आ रहा है। देखो रेंज ही कहां से कहां तक चलती थी, इसकी रेंज जो 3 और 4 की है ये कितनी हो सकती है 1 से लेके 7, यानी 1 इसका मिनिमम हो सकता है और 7 इसका मैक्सिमम हो सकता है। अच्छा इसका ये क्या है इसका मिनिमम, और मिनिमम में से कितना होता है p - q यानी जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे। ये क्या है इसका मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना होता है p + q, और ये रिजल्ट कब आता है जब थीटा कितना होता है 0, और ये रिजल्ट कब कितना आता है जब थीटा = 180 होता है। जो आपने सोल्व किया तब भी 180 ही आया है, वरना अगर आप देखो कि इन दोनों का मिनिमम ही तो है ये, और मिनिमम कब आ रहा होगा जब ये दोनों अपोजिट लग रहे होंगे। ये इन दोनों का क्या मैक्सिमम पॉसिबल है, यस सर। ये कब आ रहा होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी थीटा कितना होगा 0। तो इन दोनों पार्ट्स के आंसर तो आप सिंपली देख के भी बता सकते थे, ऐसे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी ना। पर फिर भी आपने अगर एक बार सोल्व कर लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आएगा तो उतराएंगे ना जी। चलिए भाई अब सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में देखिए रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है भाई 5, तो देखो r² = p² प्लस q² है ना जी, थोड़ा देखना, प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। देखो p × q 12 12 दूनी 24, ठीक है। अच्छा जी ऐसा लग रहा है कि ये भी 25 है और ये 9 16 भी 25 हो जाएंगे, तो ये इधर आके इसको कैंसिल कर देंगे कितना हो जाएगा 0, तो इधर आ जाएगा भाई 0 = 24 cos ऑफ थीटा, यानी cos ऑफ थीटा = 0। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90, क्योंकि 90 के ऊपर cos क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा। चलिए जी लास्ट देखो इसका थीटा कितना 180, इसका थीटा कितना आ गया 90 और इसका थीटा कितना आएगा भाई 0। बात समझ गई। अच्छा ये डायरेक्ट में आप बता सकते हो, डायरेक्ट भी बता सकते हो, तो इधर से सॉल्व कर लो। देखो इधर सॉल्व करोगे देखो क्या चेंज हो रहा है, बस रिजल्टेंट भी तो चेंज हो रहा है, इधर भी तो ना p चेंज हो रहा है ना q, तो इधर तो ऐसा कैसा रहेगा, देखो इसको तो ऐसा कैसा लिखा रहने दो 9 और 16, ये तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा इधर कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49। अच्छा ये 49 हो जाएगा तो ये 25 अब इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 24 बचेगा। अच्छा अभी 24 को कैंसिल कर देगा तो कितना बचेगा इधर 1 बचेगा, और अगर ये 1 बचेगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी भाई 0, क्योंकि cos 0 कितना होता है 1। तो सॉल्व करना चाहो तो ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा जी और देखिए वेक्टर पे सवाल, देखो क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि 2 वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड एक का p है और एक का q है, ठीक है। अच्छा इनका जो रिजल्टेंट है
वो आता है आर। कितना आता है? आर। ठीक। अब इन्होंने कहा कि P और Q दो वेक्टर है जिनका रिजल्टेंट R है, और ये कब है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है। ठीक। अब इन्होंने बोला कि अगर मैंने Q की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, Q को क्या कर दिया? रिवर्स। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू हो जाती है R/√2। कितनी हो जाती है? R/√2। ठीक है। अच्छा, तो फाइंड P/Q। देखो ऐसा क्वेश्चन एक और किया था, दोबारा देखिए, आप क्वेश्चन देखिए। P और Q का रिजल्टेंट कितना आ रहा है? R, और उनके बीच में एंगल कितना दे रखा है? 90। अब इन्हीं P और Q के रिजल्टेंट R/√2 हो जाएगा, Q की डायरेक्शन रिवर्स करती तो आपसे कहा कि फाइंड P/Q। चलो करना चालू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले मैंने देखा कि पहला केस कि इनका P और Q का जो रिजल्टेंट है वो R आ रहा है थीटा इक्वल टू 90 होने पर, तो यानी R का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। भाई थीटा 90 होता है ना, स्पेशल केस के बाद डायरेक्ट लगा दिया, वरना फिर 2pq cos 90 लिखोगे फिर वो 0 होगा, डायरेक्ट स्पेशल केस लगा दिया। भैया r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अच्छा, अब यही रिजल्टेंट r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r/√2, यानी r/√2 का स्क्वायर इक्वल टू, अब q की क्या कर दी है भैया आपने? सॉरी, q की डायरेक्शन रिवर्स नहीं, एक सेकंड थोड़ा सा बेटा चेंज करना है इसको, q की डायरेक्शन रिवर्स नहीं करी, क्या किया है? P और Q का रिजल्टेंट है वो इतना हो गया थीटा इक्वल टू 180 होने पर, थीटा इक्वल टू 180 होने पे। वापस से देख लीजिए, तो मैं दोबारा लिख देता हूं पूरा क्वेश्चन। ऐसा है कि दो वेक्टर हैं P और Q, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है जी? 90, तो इनका जो रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू आती है R। ठीक है। अच्छा, अगर थीटा की वैल्यू हो जाती है 180, तो ये आ जाता है R/√2, ये रिजल्टेंट है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या? P/Q। अच्छा, तो पहला केस लगा दीजिए, R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। भाई इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना, जो आपको स्पेशल केस लिखा है थीटा इक्वल टू 90 वाला, वहां से कर लिया। ठीक है, दूसरा केस, जब इन दोनों के बीच में एंगल 180 होगा तो क्या रिजल्टेंट P-2 हो जाएगा, यानी R/√2 इक्वल टू P-2। अगर थीटा 180 है इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं? दोनों वेक्टर कैसे हैं? अपोजिट है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? P-2। इसका भी दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, जब स्क्वायर करोगे तो ये रूट तो हट जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा? देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? कैसा हो जाएगा? अच्छा, यहां से p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? r स्क्वायर। यहाँ पे रख लो, तो ये कितना हो जाएगा? r स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू r स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दिए भाई r स्क्वायर, और माइनस का 2pq। तो देखिए ये तो ऐसा कैसे रहा? इस पूरे की जगह क्या रख दिया? r स्क्वायर, और ये माइनस 2pq। अच्छा, इसको इधर ले आओ तो आपके पास आ जाएगा 2pq, और इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2। भाई r स्क्वायर में से r स्क्वायर बाई 2 जाएगा तो r स्क्वायर बाई 2 बच जाएगा, यानी कुल मिलाकर आपके पास r स्क्वायर इक्वल टू 4pq आ गया। r स्क्वायर इक्वल टू 4pq आ गया। ठीक है, चलो अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। अब देखो, अब आपने क्या किया? r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ थी, तो क्या आपके पास वो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, या r स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का 4pq हो जाएगा, माइनस का r स्क्वायर होगा ना, ये इक्वल टू 0। बात वही, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है P/Q। अब P/Q निकालना है तो पूरी क्वेश्चन में किसका डिवाइड करते हैं? q का, q स्क्वायर का ना, या बिल्ड करवा देना कैसे क्वेश्चन, तो q स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा P/Q का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का कितना? 4t/q इक्वल टू 0। अब p/q को क्या मान लीजिए आप? x। p/q को क्या मान लीजिए? x। तो p/q को x मानोगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। देखो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अगर आप फैक्टर करके कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, और फैक्टर करके नहीं कर पा रहे हैं
तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। चलो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देता हूँ सीधे। देखो माइनस बी यानी प्लस का 4, माइनस दिया था ना, बी की वैल्यू -4 है, तो माइनस बी कितना हो गया +4, प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू भी 1, ये ए स्क्वायर होगा ना 1 अपॉन 2 है। भाई सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 का डिवाइड करोगे तो प्लस का 2 प्लस माइनस, यहाँ पे देखो कितना हो गया, 16 में से 4 गए तो 12/2। भाई इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 4 × 3। चलो लिख देता हूँ मैं पूरा, प्लस माइनस कितना हुआ, इसको लिखो 4 × 3, तो 4 का रूट तो 2 और ये हो गया 3/2। क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया? यस सर। तो जो रेशियो आया p/q, ये x की वैल्यू है, देखो जो p/q आया उसकी वैल्यू या तो 2 प्लस माइनस √3। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, ये तो वेक्टर के, अभी वेक्टर एडिशन के कुछ सिंपल से क्वेश्चन थे ना, कोई खास बात है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, जैसे आपको ये कहेगा कि 2 वेक्टर का रिजल्टेंट इतना आ रहा था, अब एक के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया, एक की डायरेक्शन अपोजिट कर दी, तो बताइए तो उसका रिजल्टेंट इतना हो गया, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बताइए। तो आप पास देखो वही 2 केस मिलेंगे, पहले तो r² = p² + q² + 2p q cos थीटा। अब जैसे जो आपको बोलता जा रहा है वो करते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपको एक का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, तो p की जगह 2p लिख दीजिए। तो मैंने कहा q की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, तो थीटा की जगह 180 - थीटा हो जाएगा, और मैंने कहा रिजल्टेंट मान लो 4 टाइम्स हो गया, तो r की जगह कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा। तो क्या आपके पास 2 इक्वेशन मिलेंगी, एक तो r² = p² + q² + 2p q थीटा, और एक दूसरी ये मॉडिफिकेशन के बाद 2 इक्वेशन मिलेंगी, दोनों को सोल्व कर लो, p और q हमेशा अलग अलग निकल आएंगे। ठीक है, ऐसे सिंपली क्वेश्चन तो बहुत सारे आते ही हैं। उसके अलावा ये जो p/q का रेशियो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करवा दिए। इसके अलावा वेक्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, वेक्टर का तो अभी बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है ना। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या कराने वाला हूँ? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, आपको 2 वेक्टर दे रखे हैं तो उनको ऐड कर दो, यानी रिजल्टेंट का मतलब होता है चाहे वो 2 वेक्टर लगा लो, चाहे जो आपका रिजल्टेंट आया वो अकेला लगा लो, इफेक्ट सेम ही रहेगा। ऐसे ही रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है, जैसे एक वेक्टर के 2 टुकड़े करने, यानी चाहे आप ये एक वेक्टर लगाओ या आपने इसके 2 टुकड़े करे हैं, 2 टुकड़े लगा दो, इफेक्ट क्या रहेगा, सेम। तो रिजोल्यूशन, अभी तक अपन ने एडिशन सीखा है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन रिजोल्यूशन करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू।